Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. This lecture is going to be very interesting क्योंकि इस लेक्चर में आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आप बहुत सालों से देखते आ रहे हो सकता है आपने कभी रीड भी किया हो लेकिन कभी आपने इसका मतलब नहीं समझने की कोशिश की या कभी किसी ने आपको समझाया नहीं. सबसे पहले लेट मी टेल यू, दिस इज प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और ये आप हमेशा से कैसे देखते आ रहे हैं? बिकॉज इट इज अवेलेबल इन योर एनसीईआरटीज. जनरली एनसीईआरटीज के जो शुरू के कुछ इंट्रोडक्शन वाले पेजेस होते हैं उसमें प्रीएम्बल लिखा होता है, या तो स्टार्टिंग में या तो एंडिंग में, लेकिन कभी हमारा इस पे ध्यान नहीं गया. लेकिन जरूरी ये समझना है कि इसको हमारी एनसीईआरटीज में क्यों दिया है. एनसीईआरटीज में कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं दिया लेकिन प्रीएम्बल क्यों दिया? बिकॉज टू मेक अवेयर स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर, और उनके थ्रू सारे सिटीजन्स को अवेयर करने के लिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या और किस बारे में, क्या गारंटी देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें एज अ सिटीजन. शुरू करेंगे पहले प्रीएम्बल से. प्रीएम्बल का मतलब, एज आई हैव टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर, प्रीएम्बल का मतलब है इट इज अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसके बारे में जो आइडेंटिटी आपको बताई जा रही है वो इस छोटे से टेक्स्ट की मदद से बताई जाती है. बहुत छोटा है लेकिन इस छोटे से टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा डिटेल है और एक कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा इंट्रोडक्शन है. शुरू करेंगे प्रीएम्बल में, और यहाँ पर आई हैव यूज्ड 3 मार्कर्स, रेड, ब्लू एंड ब्लैक. क्यों? क्योंकि सारी चीज़ों का मतलब अलग अलग है और हमें बाद में ये पता चलेगा कि एक छोटा सा टेक्स्ट हमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे रहा है. सो लेट अस बिगिन विद इट. वी द पीपल ऑफ इंडिया. वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब कि प्रीएम्बल लिखा किसने है? पीपल ऑफ इंडिया ने. इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी ने जाके वहां पर प्रीएम्बल लिखा है. इसका मतलब ये है कि प्रीएम्बल सारे लोगों के बिहाफ में लिखा गया है, पूरे सिटीजन्स के बिहाफ में एक टेक्स्ट लिखा गया है. और इसके लास्ट में अगर आप देखेंगे, गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है? पीपल ऑफ इंडिया ने. और कॉन्स्टिट्यूशन किसने किसको दिया है? पीपल ऑफ इंडिया ने बनाकर पीपल ऑफ इंडिया को दिया है. मतलब हमने, पीपल ने खुद कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और खुद उसको अडॉप्ट किया है. हमने अपने आप को दी है वो चीज. That is why when we say people are the most important entity in the democracy, ये साबित कौन कर रहा है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, कि इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? पीपल. We the people of India having solemnly resolved to constitute India into, मतलब कि हम जो इंडिया के लोग हैं, हम क्या चाह रहे हैं, हम अपनी कंट्री को कैसा बनाना चाहते हैं, ये हमने बताया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में. यहाँ पर आपको 5 टर्म्स देखने के लिए मिलेंगे: सोवरीन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक. हर एक वर्ड का अलग अलग मतलब है और ये 5 शब्द इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. समझेंगे एक एक करके. सोवरीन का मतलब क्या होता है? सोवरीन का मतलब है जब किसी भी कंट्री के लोग अपने लिए डिसीजन खुद से ले सकते हैं, उनको किसी और के डिसीजन या किसी और की बात मानने की जरूरत नहीं है. When the citizens of a country are capable of taking their own decisions as a country, उसको बोलेंगे हम सोवरेन. जब इंडिया ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था तब हम अपने डिसीजंस खुद से नहीं ले पा रहे थे, हमारे लिए डिसीजंस कोई और ले रहा था. लेकिन जब हम इंडिपेंडेंट होते हैं उस समय हम ये डिसाइड करते हैं कि अब इंडिया क्योंकि इंडिपेंडेंट हो चुका है, अब इंडिया किसी और की बात मानने के लिए लायबल नहीं है. हमें किसी और की बात मानने की जरूरत नहीं है. इंडिया के लोग जो अपनी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बना चुके हैं, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन बना चुके हैं, वो अपना डिसीजंस खुद से लेने के काबिल है. दैट इज वाई हमने इंडिया को बोला है एक सोवरीन कंट्री. और आज भी हम उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं? इंटरनेशनल लेवल पर जब भी हमें कोई डिसीजन देना होता है, जब भी हमें अपनी कंट्री के लिए कोई स्टैंड लेना होता है, तो इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री वहां पर अपना स्टैंड लेती है.
हम कभी भी ये नहीं सोचते कि अमेरिका का क्या कहना है, या अमेरिका जो हमसे कह रहा है या चाइना जो हमसे कह रहा है हम उस बात को मानेंगे। हम एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री अपना डिसीजन या अपना पॉइंट वहां पर रखते हैं। दैट्स हाउ वी आर अ सोवरेन कंट्री। देन सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड, इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों से। कैसे? इंडिया में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे पीपल ऑफ इंडिया को बिलोंग करते हैं। मतलब कि किसी भी एक ग्रुप के हाथ में सारे रिसोर्सेज या सारी वेल्थ नहीं है। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सबको बिलोंग करते हैं और सारे लोगों को हमें इक्वालिटी देनी है कि वो सब उसका इक्वल और प्रॉस्पेरस यूज करके कुछ बेहतर क्रिएट कर पाए। देन सेक्युलर। सेक्युलर इज रिलेटेड टू रिलीजन। सेक्युलर का मतलब होता है कि ऐसी कंट्री जिसके अंदर भले ही कितने डाइवर्स रिलीजन क्यों ना हो, वो अपना खुद का कोई भी रिलीजन कभी भी डिक्लेयर नहीं करती। जैसे कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन्स हैं, बहुत सारे सोशल बैकग्राउंड के लोग रहते हैं, बहुत सारे अलग अलग कल्चर्स हैं और सब अपने अपने कल्चर्स को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं बोलती कि हम ये वाले रिलीजन को बिलोंग करते हैं। इंडिविजुअल मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, वो अलग अपने रिलीजन को बिलोंग कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी ये नहीं बोलेगी कि इंडिया का एक पर्टिकुलर रिलीजन है। दैट इज वाई हम न्यूज़ में कई बार सुनते हैं अभी रिसेंटली कि इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए या एक हिंदू कंट्री बना देनी चाहिए। लेकिन जब तक प्रियम्बल में और कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर वर्ड है तब तक हम ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने इंडिया को एक हिंदू नेशन बना दिया तब वहां पर क्या होगा? सेक्युलरिज्म खत्म हो जाएगा। एंड सेक्युलरिज्म इज इंक्लूडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको चेंज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और अभी तक यही माना जाता है कि बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं करते। देन डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब तो हम समझते ही हैं कि कंट्री का नेचर क्या होगा? डेमोक्रेसी। कंट्री में जो गवर्नमेंट सिलेक्ट की जाएगी वो डेमोक्रेसी के प्रोसीजर को फॉलो करके ही उस गवर्नमेंट को बनाया जाएगा और प्रॉपर डेमोक्रेसी से ही गवर्नमेंट पूरी कंट्री को रन करने वाली है ना। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होगी कैसे बनेगी? बाय द पीपल थ्रू द मेथड ऑफ इलेक्शन, और सबकी इक्वल रिप्रेजेंटेशन की कोशिश की जाएगी डेमोक्रेसी में। देन रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री का जो हेड है वो भी इलेक्टेड होना चाहिए। जैसे इंडिया में हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के भी इलेक्शंस होते हैं। दैट इज व्हाई इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। इसके कंट्रास्ट में हम अगर देखेंगे तो जैसे ब्रिटेन है, वहां पर भी गवर्नमेंट है, वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उनकी कंट्री के जो हेड हैं वो प्रेसिडेंट नहीं है, वो किंग या फिर क्वीन होते हैं। मतलब वहां पर मोनार्की है। ठीक है, मोनार्की है का मतलब क्या है? वहां की जो कंट्री के हेड हैं वो इलेक्टेड नहीं होंगे। लेकिन रिपब्लिक में क्या होता है? कंट्री का जो हेड होता है वो भी इलेक्टेड होता है। तो सिंपली बताना चाह रहे हैं कि हमारी कंट्री के जो हेड हैं, जो प्रेसिडेंट होंगे, उनका भी इलेक्शन होगा। तो फिर देखा इंडिया कैसी कंट्री होगी? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। एंड टू गिव और टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स। मतलब हमने अभी बताया कि अथॉरिटी किसके हाथ में? पीपल के हाथ में। हमें कंट्री को कैसा बनाना है? ये 5 टर्म्स के जैसा। और ये 5 टर्म्स के जैसा अपनी कंट्री को बनाने पर हम अपने सिटीजन्स को, हम अपने लोगों को क्या चीजें देना चाहते हैं, अब हम पढ़ेंगे उसके बारे में। एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, टू ऑल, सारे सिटीजन्स को हम क्या देना चाहते हैं? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस, जस्टिस का मतलब है न्याय। लेकिन न्याय कैसा? 3 तरीके का न्याय, 3 तरीके का जस्टिस। सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होगा? सोसाइटी में अगर कुछ भी गड़बड़ किसी के साथ हो रही है ना, या अगर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, किसी को भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी आप उसको जस्टिस देने का प्रॉमिस करते हो। इकोनॉमिकल जस्टिस का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति जो काम करने के लायक है
जिसके पास स्किल है, उसके साथ जस्टिस होना चाहिए, उसको उतनी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर मिलनी चाहिए ताकि वो अपने स्किल्स को यूज़ करके, ताकि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करके अपने लिए और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ बेहतर क्रिएट कर सके। देन पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है? सबको राइट टू वोट है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सबको इलेक्शन कंटेस्ट करने का वोट होना का राइट होना चाहिए, और साथ में सिर्फ और सिर्फ वोट और इलेक्शन से नहीं, एज अ सोसाइटी हम उनको पॉलिटिकली इंक्लूड करें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, ये उनके साथ पॉलिटिकल जस्टिस होगा। देन लिबर्टी, लिबर्टी का आसान मतलब है फ्रीडम। हमें लोगों को फ्रीडम देनी है, हमें अपने सिटीजन्स को फ्रीडम देनी है। फ्रीडम किन चीज़ों के लिए? फ्रीडम ऑफ थॉट्स, सिटीजन्स जो चाहे वो सोच सकते हैं, मतलब उनके थॉट्स पर कोई लिमिटेशन नहीं लगाई जाएगी कि अब आप इससे ज़्यादा आइडियाज़ को क्रिएट नहीं कर सकते, है ना, या अब आप इससे ज़्यादा चीज़ों को सोच नहीं सकते। तो हमें उनको लिबर्टी या फ्रीडम देनी है ऑफ थॉट, एक्सप्रेशंस, जो भी चीज़ें वो सोच रहे हैं वो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बोलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिख कर एक्सप्रेस कर सकते हैं, आर्ट के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के थ्रू जो भी वो फील कर रहे हैं, जो भी उनके थॉट्स हैं, जो भी उनकी फीलिंग्स हैं, वो उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, जो भी व्यक्ति, मतलब इंडिया का हर सिटीजन अपने अलग अलग बिलीफ, अपने फेथ रखने के लिए फ्री है ना, आप जो चाहे जिस भी चीज़ पर चाहे आप विश्वास कर सकते हो, आप किसी चीज़ को भी नकार सकते हो कि मुझे इस बात पे भरोसा नहीं करना है या विश्वास नहीं करना है, या आप अपने फेथ के अकॉर्डिंग, जो आपके एकदम पक्के विश्वास हैं, उसके ऊपर आप हमेशा चल सकते हो। नोबडी विल बी गोइंग टू स्टॉप यू। देन वर्शिप, यहाँ पर हम लिबर्टी या हम फ्रीडम दे रहे हैं पूजा पाठ करने का भी। वर्शिप इज नॉट नेसेसरीली कि सारे लोग एक तरीके से करें, है ना, मतलब वर्शिप का मतलब क्या है? आप अपने और जो सुप्रीम पावर है अगर आप मानते हैं तो उसके साथ आपका रिलेशन कैसा है ये आप डिसाइड करेंगे, है ना, इस चीज की फ्रीडम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको देता है। देन इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब क्या है? समानता, सारे लोगों को बराबर ट्रीट करना। अब सिंपल इक्वालिटी का मतलब तो यही है कि हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना करें, लेकिन प्रियम्बल हमको एक ब्रॉडर मीनिंग देता है इक्वालिटी का। कैसे? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, हम सारे लोगों को एक बराबर माने, है ना, चाहे वो सोशल बैकग्राउंड, अलग सोशल बैकग्राउंड से आता हो, ठीक है, अलग पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता हो, कुछ भी उसका स्टेटस हो, है ना, किसी भी क्लास को, किसी भी कास्ट को वो बिलोंग करता हो, उसको स्टेटस बराबर मिलना चाहिए। और यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ स्टेटस का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी कल्चर या सोशल बैकग्राउंड को बिलोंग करता है तो भी वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, और हर सिटीजन ऑफ इंडिया अपने आप में इक्वल है, ठीक है। सो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, पूरे सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन, फॉर द पर्पज ऑफ लर्निंग, या फॉर द पर्पज ऑफ गेनिंग एनी काइंड ऑफ स्किल, सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होनी चाहिए। अब उस अपॉर्चुनिटी को मिलने के बाद वो कुछ अच्छा क्रिएट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है ये उस पर डिपेंड करता है, लेकिन कम से कम हमें एज अ सोसाइटी हर व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी तो देनी ही है। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी का आसान शब्दों में मतलब हम देखें तो ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा, सारे लोगों के बीच में हमको एक यूनिटी बनाकर रखनी है, सबके बीच में एक भाईचारे की भावना होनी चाहिए ताकि लोग एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट ना करें और एक दूसरे के डिफिकल्ट टाइम्स में भी साथ में खड़े रहें। Assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation, भाईचारा तो हमको सबके बीच में प्रमोट करना है ना, सबको एकजुट रहकर हमें रहना सिखाना तो है, लेकिन उसमें भी हमें दो चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। कौन सी दो चीजें? अश्योरिंग, हमें अश्योर करना है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, भाईचारे का मतलब क्या है? हम लोगों को एक साथ रहना सिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक साथ रहने के साथ साथ
ज़रूरी ये है कि हर एक इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है, उसका जो सम्मान है, उसकी जो रिस्पेक्ट है, वो मेंटेन रहनी चाहिए, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ इंडिविजुअल की डिग्निटी के साथ साथ पूरी कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि हम एक सिटीजन को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, एक इंडिविजुअल को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसकी डिग्निटी को भी बचा रहे हैं, और पूरे इंडिया की, पूरी कंट्री की यूनिटी और इंटीग्रिटी दोनों को बनाकर रखने की भी जिम्मेदारी हमारी है। ये समझ आया है ना? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमने ही अपने आप को क्या दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। हमें कंट्री को कैसा बनाना है? ये 5 पॉइंट्स जैसा। और अपने सिटीजन्स को क्या चीजें देनी है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और सबके बीच में फ्रेटर्निटी को प्रमोट करना है। इसके बाद इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये लाइन आपको बता देती है कि ये सब कुछ जो डिसीजन हुआ है ये कहाँ हुआ है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। दिस 26th डे ऑफ नवंबर, है ना? ये डेट बता देता है आपको कि 26 नवंबर 1949 को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और अपने आप को सौंप दिया। ठीक है, अडॉप्ट कर लिया मतलब हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है हम अग्री कर गए हैं उसके लिए कि अब हम इसको फॉलो करने के लिए तैयार हैं। इनेक्ट मतलब अब वो प्रोसेस में आ गया है ना, अब वो लागू हो चुका है और अब हम अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन सौंप रहे हैं। मतलब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया है, हमें जितने एस्पेक्ट अभी तक समझ आए हमने सब कुछ उसमें इंक्लूड कर लिए हैं। हमें अपनी कंट्री को कैसा बनाना है हम उसका नेचर डिसाइड कर चुके हैं। हमें कंट्री के सिटीजन्स को क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है और नेशन की इंटीग्रिटी और यूनिटी को कैसे बचा कर रखना है, ये सब कुछ हमने कहाँ पर लिख दिया? अपने प्रीएम्बल में। तो ये जो छोटा सा टेक्स्ट है जो हमेशा आपको आपके एनसीईआरटी के आगे या पीछे पन्नों में मिल जाता है, इसका मतलब बहुत ब्रॉड है। ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। सो आई होप कि प्रियम्बल समझाने में मैं सक्सेसफुल रही हूँ आपको। और अगर नहीं समझ में आया है ये सारे टर्म्स में, इफ़ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी क्लियरिंग योर डाउट्स. Thank you for watching the lecture and don't forget to like, comment and subscribe. Thank you.